हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ेंगे और साथ ही में कुछ टेक्सटाइल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी मैं डिस्कस करूंगी और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ये सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ें मुझे लगी कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आ सकते हैं, तो मैंने उसको आज आपको बताने का सोचा है। और आप देखेंगे कि जिन चीज़ों में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था वो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो पाएगा। ठीक है, तो अब आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं आज के हम लोग अपने टॉपिक की ओर। इसमें मैंने आज आपको भारत के परंपरागत वस्त्र जो हैं वो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से वस्त्र हैं जो कि परंपरागत हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है ये वस्त्र कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है, तो हम उसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। तो ढाका के मलमल, हाँ, ढाका के मलमल का क्या रहता है, इसकी होती हैं हमारी साड़ियाँ। ओके, यहाँ पे क्या होती हैं, ये साड़ियाँ होती हैं और ये ढाका में बनने वाला मलमल है और इसे आबे रवा, वफ्त हवा तथा शबनम भी कहा जाता है। ठीक है, आबे रवा और इसी ढाका के मलमल की बात कर रहा है ये, कि इसको क्या क्या कहते हैं, हम इसको याद रखेंगे आप। आबे रवा और वफ्त रवा और शबनम भी कहा जाता है। आबे रवा का मतलब पूछा गया था, मैंने बताया था ओस की बूंद बताया था। और आबे रवा का बहता पानी, शबनम का मतलब है कि ओस की बूंद। ठीक, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई आपकी, कौन कौन सी, आबे रवा, वफ्त हवा तथा शबनम, तीन। ठीक, इसको आप याद रखेंगे कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि ये तो आपने सुना ही होगा कि इतना ज़्यादा महीन होता था, इतना सॉफ्ट होता था कि एक माचिस की छोटी सी डिबिया में भी रख लेते थे या फिर एक रिंग से उसको निकाल देते थे। हाँ, और इसमें सोने तथा चांदी के महीन तारों से सुंदर नमूने की कढ़ाई की जाती है और साथ ही साड़ियों पर पशु पक्षी की आकृतियों को भी अंकित किया जाता है। हाँ, और तेरछा, पन्ना हजारे, फुलवार, तोरदार मुख्य साड़ियाँ इनके नाम थे। तोरदार से प्रश्न आया है, ठीक है, तोरदार से प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि तेरछा, पन्ना हजारे, फुलवार और तोरेदार। कौन कौन से, तेरछा आप नोट कर ले, पन्ना हजारे और फिर उसके बाद है फुलवार और है तोरदार। ठीक है, तोरदार, यहाँ तोरदार से प्रश्न आ चुका है, तो निश्चित रूप से को संभावना है कि आपको किसी न किसी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएं। और इस पे जो मोटिव्स क्या है, इसके फ्लोरा एंड फोना, मतलब कि पशु पक्षियों की आकृतियाँ या फिर बड़े बड़े फूलों का नमूने इसमें देखने को मिलते थे। फिर दूसरे नंबर पे हम आते हैं चंदेरी साड़ियाँ। हम लोग चंदेरी के कपड़े के बारे में बहुत सुनते हैं ना, चंदेर, तो चंदेर नामक स्थान पर भी बहुत ही महीन और सुंदर साड़ियाँ बनती हैं। और इसमें कौन सी धागों का प्रयोग होता है, ये सूती धागों से बुनी जाती हैं जिसमें रेशम तथा जरी से सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। किसके, सूती धागों से बुनी जाती हैं, मतलब उसका फैब्रिक जो है वो सूती होता है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किससे, रेशमी मतलब रेशम के, सिल्क के तथा जरी के सुंदर नमूने बनाए जाते हैं, सिल्क के धागों से या जरी में सोने चांदी के तार। ठीक है, अगला है हमारा ब्रोकेट्स। ब्रोकेट्स क्या है, ब्रोकेट्स हैं आपके बालूचरी साड़ियाँ हैं ये। तो बालूचरी साड़ियों की बात करें हम, इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है आप, ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा, हथकरघों के द्वारा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या होता है, बहुत हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि आपको जल्दी से समझ में भी आएगा और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बालूचरी साड़ियाँ, हथकरघों से इसका निर्माण होता था। इसके आंचल के नमूने कैसे होते थे, अत्यंत आकर्षक। ठीक है, अगर जैसे हुक्का पीता हुआ सामंत या घोड़े पर सवार या फूल सूंघती हुई बेगम, अगर इस तरह का चित्र, अगर इस तरह की बात आती है तो वो किसी बालूचरी साड़ियों से संबंधित होती हैं। और ये भी बालूचरी साड़ियाँ क्या है, ये मुगल साम्राज्य की धोतक हैं और बालूचर नामक स्थान पर ये बनाई जाती हैं। ब्रोकेट्स क्या हैं, ब्रोकेट्स
अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किसका प्रोत्साहन मिला है, तो मुगल काल में टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। मतलब कपड़े की बुनाई है, एम्ब्रॉयडरी है, इन सारी चीज़ों को देखने को मिला है। ब्रोकेट क्या है? ब्रोकेट क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध और मतलब और सुंदर और कीमती वस्त्र है जो सूरत, बनारस, कहाँ कहाँ बनाया जाता है? ये आपके सूरत, ठीक, सूरत में है, बनारस है और अहमदाबाद, ठीक। तो अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी दिखता है तो आप एक को टिक करेंगे, अगर तीनों दिख रहा है तो आप तीनों को टिक कर देंगे, ठीक है। सूरत, बनारस तो बनारस में है ही है ब्रोकेट्स वर्क, ठीक। आपने ब्रोकेट्स के कपड़े देखे होंगे, जैसे इस टाइप का कैरी जैसे डिज़ाइन होती हैं ना, और कपड़े पर इस तरह से चमकीली चमकीली सी वही है वस्त्र आपका ब्रोकेट्स का। और ब्रोकेट्स कई प्रकार के होते हैं, वफ्त तथा पैठान, ठीक है। कैसा? वफ्त तथा पैठान, हिमरस तथा अमरस, ठीक, और कामख्वाब, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ब्रोकेट्स के प्रकार हैं। हिमरस, अमरस और क्या बोलते हैं, वफ्त तथा पैठान और कामख्वाब, ठीक। तो ये क्या किसके प्रकार हैं? ये आपके ब्रोकेट के प्रकार हैं। मैं कई बार बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लें, छूट जाता है तो बाद में वीडियो को फिर से आप प्ले करके पॉज कर लें पहले, फिर उसके बाद प्ले करके आगे बढ़ जाएं, ठीक। फिर ब्रोकेट की ब्रोकेट हमारा क्लियर हो गया कि ब्रोकेट कहाँ पे? ये हमारे आपके अहमदाबाद, बनारस और सूरत में। और इसमें किसका? सोने चांदी के महीन तारों से नमूने को अंकित किया जाता है। ब्रोकेट कई प्रकार के होते हैं, वफ्त तथा पैठान, कामख्वाब, हिमरस तथा अमरस, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? ब्रोकेट्स के अंतर्गत आ गया। फिर हम पैठणी की बात करें। पैठणी हैदराबाद के पैठण नामक स्थान पर रेशम से बनी गहरे नारंगी या लाल रंग वाली साड़ियाँ पैठणी साड़ियाँ वस्त्र कहलाती हैं। क्या? कहाँ पे? हैदराबाद। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछने को मिला है, ठीक है, हैदराबाद। और ये कैसी? नारंगी या लाल रंग वाली साड़ियाँ होती हैं जिस पर फूल, गमले, हंस अंकित रहते हैं। इसके आंचल एवं बॉर्डर अलग से बनाकर साड़ी में जोड़े जाते हैं। इन वस्त्रों को धार्मिक उत्सवों एवं पर्वों पर धारण किया जाता है। तो किसके अंतर्गत आता है? हमारा पैठणी के अंतर्गत आता है। पटोला क्या है? आपका पटोला जो है, पटोला साड़ियों पर हाथी, नर्तकी, फूल, गमलों आदि का चित्र छपा रहता है। इसकी छपाई पटोला की छपाई किससे? टाई एंड डाई विधि के द्वारा होती है, ठीक। फिर उसके बाद ये गुजरात, काठियावाड़ में बनती है, फिर अहमदाबाद, सूरत तथा बम्बई में भी बनने लगी, ठीक है। तो पटोला कहाँ की? गुजरात की, ठीक। गुजरात काठियावाड़ की है ही पटोला, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर उसके बाद पालमपुरी तथा कलमदार हैं। पालमपुरी और कलमदार कौन सी हैं? ये वस्त्रों की बात हो रही है, ये विशेष प्रकार के वस्त्र हैं। पालमपुरी वस्त्रों पर विभिन्न धार्मिक पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है, ठीक है। पालमपुरी और कलमदार दोनों एक ही है। और इसमें क्या होता है? चित्रित किया जाता है कि हिंदू तथा इस्लाम दोनों ही धर्मों से संबंधित है। तो इसको याद कीजिएगा, हिंदू तथा इस्लाम दोनों धर्मों से संबंधित है। इसकी विशेषता है कि इन वस्त्रों को प्रायः धार्मिक अवसर पर धारण किया जाता है। समस्त चित्रण के वस्त्र एक पुष्प वाटिका के समान लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे फूलों की कोई बाग हो, ठीक है। तो ये पालमपुरी और कलमदार ये कहाँ का? हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों के द्योतक हैं। और उसके बाद हम बात करें बांधनी, तो बांधनी के लिए हम बांधनी की जब भी बात आएगी तो हम ये जानते हैं कि आपका राजस्थान है, लेकिन उसके साथ साथ में आप गुजरात को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आप स्किप नहीं करेंगे आप गुजरात को। हाँ, ये जो पूरा क्षेत्र है इस पर ही पूरा आपके बांधनी का प्रभाव है। तो बांधनी क्या है? जो मतलब टाई एंड डाई के द्वारा चुनरी, ओढ़नी, साड़ी आदि वस्त्रों के लिए गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान तथा सिंध प्रसिद्ध थे। बांधनी वस्त्र को विवाहिता के लिए मंगलमय एवं सौभाग्य सूचक वस्त्र माना जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके जो नमूने हैं उसमें नर्तकी, पशु पक्षी, फूल आदि के अतिरिक्त 1 बूटे, 4 बूटे तथा 60 बूटे वाले नमूने बनाए जाते हैं। अलवर में कुछ रंगरेज एक ही वस्त्र के दोनों तरफ 2 प्रकार के नमूने
का रंग तैयार करते हैं, वस्त्र दोनों ओर नमूनेदार बन जाते हैं। तो बात हम करें कि अलवर में, अलवर एक स्थान है, वहाँ पर कुछ रंगरेज मतलब डाई करने वाले लोग वस्त्र के दोनों तरफ भी अलग अलग डाई कर लेते हैं। तो अगर जैसे एसएससी रीजन में पूछ लिया जाए तो आप ये जाने नहीं तो आप सोचें कि मतलब एक ही साइड में किया जाएगा, तो इसको कुछ लोग इतने मतलब उनकी स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो इस तरह से काम कर लेते हैं। फिर हम अपने अगले उस पर पहुंचते हैं। तो आई होप कि अब आपका पारंपरिक जो आपके वस्त्र हैं, अब वहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पालमपुरी आ जाता है, चंदेरी आ जाता है, ये आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं, और मैंने उसके प्रकार भी आपको बता दिए हैं। और पारंपरिक परिधान की बात करें मतलब कहाँ के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। तो प्रश्न बहुत ही छोटे, लेकिन आपका क्या एक क्वेश्चन गलत कर जाएगा अगर आप ज़रा सा भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो मैंने इसी को क्लियर कराने के लिए यहाँ पर ये आपको बताया है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो सफ़ेद धोती एवं गोल गले का कुर्ता पहनते हैं कौन? पुरुष। ठीक, पुरुष इस तरह, और हल्के रंग की तात की साड़ी, पूरी आस्तीन का ब्लाउज, और इनकी ब्लाउज की लेंथ साड़ी की लेंथ भी ज़्यादा होती है, और इसको पहनने का एक अलग तरीका होता है। जैसे आगे प्लीट्स ना डाल करके क्या होता है, ये साड़ी को घुमा करके क्या ले आगे की साइड में, आपने देखा होगा बंगाली लोग किस तरह से साड़ी पहनते हैं, तो वो उनका पहनने का एक तरीका होता है। ठीक, फिर अगली बात हम करें कि बिहार और यूपी। तो जो बिहार और यूपी वाले लोग हैं वो बंगालियों की तरह ही धोती कुर्ता ही पहनते हैं, पर आम रूप से मर्द यहाँ मोटिया या गाढ़े रंग का कुर्ता एवं धोती पहनते हैं एवं कंधे पर क्या मोटिया का ही अंगोछा रखते हैं। औरतें यहाँ भी साड़ी पहनती हैं, ब्लाउज तो पूरे बाह का ही पहनती है, पर वस्त्र सूती होता है तथा पहनने का ढंग बंगाली स्त्रियों से भिन्न होता है। यहाँ औरतें साड़ी पर पल्ला आगे रखती हैं तथा साड़ी में आगे प्लेट निकालती हैं। ओके, तो बिहार और यूपी में ये टाइप है। फिर उसके बाद और पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी हैं अगर उनको देखा जाए तो वो क्या ढीला ढाला ब्लाउज तथा नीचे घाघरे टाइप का वस्त्र पहनती हैं। ठीक, फिर उसके बाद अंगोछे की बात आ जाए तो यूपी बिहार को नहीं भूलना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा में लोग किस तरह का, पंजाब वीरों की भूमि है, यहाँ के लोग अत्यंत ही परिश्रमी होते हैं। पंजाब के निवासी पुरुष के सामान्य ड्रेस एक खास अदा उनकी अक्खड़पन से परिलक्षित होती है। यहाँ पर इन लोग क्या पहनते हैं, प्रिंटदार लुंगी व कमीज पहनते हैं। वे कंधे व प्रिंट पर अंगोछा भी रखते हैं। पंजाब में ज़्यादातर लोग सिख संप्रदाय के हैं, इसके लिए वो 5 का मतलब केश, कंघा, कच्छा कपड़ा और कृपाण धारण करना उनका धर्मानुकूल है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम देखें तो वस्त्र आदमी लोग इस तरह से पहनते हैं, और महिलाएं सलवार सूट तथा सलवार सूट पहनती हैं जो काफ़ी घेरदार सलवार होती है और छोटी कुर्ती होती है जिसको पंजाबी सूट के नाम से भी जानते हैं, और सर को ढकने के लिए फुलकारी युक्त फुलकारी हमारी पंजाब की है ही, तो फुलकारी युक्त बहुत ही सुंदर ओढ़नी का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका पंजाब हरियाणा का हो गया। फिर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में क्या था कि हैदराबाद में एक पीताम्बर नाम का भी वस्त्र है। यहाँ सिल्क से निर्मित साड़ी और धोतियों को पीताम्बर या पैठणी वस्त्र कहा जाता है। ठीक है, सिल्क से निर्मित साड़ी हो और धोतियों को पीताम्बर या पैठणी वस्त्र कहा जाता है। तो ये पीताम्बर या पैठणी या प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे, पीताम्बर या पैठणी। यहाँ हाँ, जो यहाँ की सिल्क की साड़ियाँ निर्मित होती हैं वो कैसी होती, जालीदार होती हैं। इन पर पुराने समय के सोने के तारों के नमूने बने होते हैं। आंचल और बॉर्डर अलग से बना हुआ होता है जिसे सिल करके जोड़ दिया जाता है। प्रश्न आ सकता है सिल करके किस में जोड़ते हैं, तो वो हमारे पैठणी में जोड़ते हैं। साड़ियाँ प्रायः गाढ़े नारंगी तथा काले रंग में रंगी जाती हैं। इसके नमूने भी चटक रंगों के होते हैं। यहाँ भी साड़ियों के धारण करने का एक विशिष्ट ही अंदाज है। पीताम्बर का प्रयोग प्रायः अमीर वर्ग के लोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न नहीं, अगला है हमारा राजस्थान में। राजस्थान में क्या 40 कली वाले घेरे। ठीक है, औरतें पहनती हैं घाघरा बूटेदार चोली, पूरे देश में प्रसिद्ध है। इनका लहंगा घाघरा चूनर चोलियों में सुनहरे रुपहले तारों के साथ चटक रेशमी धागों, अगर 40 कली के लहंगे की बात आती है तो यहाँ पे
किसकी बात हम कर देते हैं, राजस्थान की। फिर महाराष्ट्र क्षेत्र के परिधान, तो महाराष्ट्र में क्या पहना जाता है, महाराष्ट्र में पहनते हैं, महाराष्ट्र में यहाँ मुंबई जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ के परिधान पश्चिमी रंग से ओतप्रोत हो चुके हैं। फिर भी किसी विशेष अवसर या तीज त्योहार पर स्त्रियां अपने क्षेत्रीय परिधान पहनते हैं और उसमें क्या होता है, साड़ी तथा अन्य तुलना में थोड़ी अधिक लंबी होती है। ये साड़ी के निचले छोर को पुरुषों की तरह पीछे खोजती, मतलब धोती टाइप में ना, धोती टाइप में, वो जो एक आप देखते होंगे डांस वगैरह में ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लोग पहनते हैं ना, जैसा मच्छी बेचने वाली महाराष्ट्र की वो जो चलती हैं, और अरे मुझे याद नहीं आ रहा है जो उनका जो डांस है उसका नाम, उसमें क्या होता है, पीछे की तरफ उसको डाल लेते हैं। अरे आप याद कर लीजिए, वो कटरीना कैफ का वो सॉन्ग है ना, चिकनी चमेली वाला, तो उसमें जो उसने वो ड्रेस पहना है वो उसी ड्रेस की बात हो रही है कि पीछे की तरफ साड़ी को पीछे की तरफ खोजती हैं, आगे मध्य भाग से लपेट भी लगाती हैं और शरीर को घुमाते हुए लंबा आंचल पीछे की ओर निकाल लेती हैं। इस टाइप के जो कपड़े होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, ये हो गया। फिर उसके बाद कश्मीर की बात करें, ठीक, तो कश्मीर का क्षेत्रीय परिधान क्या है, हम लोग जानते हैं, फिरन के नाम से जाना जाता है ना। पर्यटकों को लुभाने वाली कई वस्तुओं में यहाँ पे मतलब यहाँ के परिधान बहुत ही ज़्यादा लुभाते हैं, और जो स्त्रियाँ होती हैं वो ढीले ढाले कुर्ते नीचे की तरफ पहनती हैं, और यहाँ पर वो उस पर बहुत ही सुंदर कसीदाकारी हुई होती है। यहाँ की जो एम्ब्रॉयडरी उसको कसीदा नाम से हम जानते भी हैं। फिर एक आपका छूट रहा है, इसमें लखनऊ की बात नहीं हो पाई है। तो अगर लखनऊ क्षेत्र का परिधान देखें तो मुगल शासक वाजिद अली शाह की राजधानी रही, और लखनऊ में क्या हो गया है, किस तरह के ड्रेस उन लोग पहनते हैं कि पहनावे के रूप में यहाँ के पुरुष मलमल या कैम्ब्रिक का बना सुंदर बेल बूटेदार कुर्ता और अलीगढ़िया पैजामा पहनते हैं, और प्रायः ही सफ़ेद रंग का होता है। मुगल परंपरा के अनुसार यहाँ के मर्द सिर पर सुंदर बेल बूटेदार मलमल की टोपी धारण करते हैं। बूटेदार अचकन और को यहाँ पर ख़ास मौके पर शेरवानी जो होती हैं उसको बहुत ख़ास मौके पर पहना जाता है। महिलाएं साड़ी और ब्लाउज़ पहनती हैं और उनके पहनने का एक विशेष अंदाज है। ये साड़ियाँ काफ़ी नीचे ज़मीन को छूती हुई पहनती हैं और लंबा पल्लू भी निकालती हैं जो शरीर से करीने से लिपट कर पीछे की ओर लटकता है। जो लोग यूपी के हैं वो सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ पर हमने आपको बताया कि पारंपरिक परिधान की कौन से वस्त्र किस क्षेत्र में पहने जाते हैं। तो इस तरह से बिहार एवं यूपी, लखनऊ का तो मैंने अलग से आपको वैसे ही बता दिया, ठीक है। फिर अगला हमारा है आज का ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में हम बात करते हैं सबसे पहले कशीदा की। कशीदा कहाँ का, कश्मीर का। कशीदा का इसमें मोटिव्स कौन से होते हैं, इसमें मोटिव्स होते हैं प्राकृतिक चित्रण वाले होते हैं, फ्लोरा फोना जिसको हम कहते हैं ना, कि मतलब कि आपके प्राकृतिक चित्रण में आपके पहाड़ और ये सारी चीज़ें, पेड़ पहाड़ ये सारी चीज़ें पहाड़ आ जाते हैं। फिर पेड़ की बात करें तो वो पेड़ में क्या आपके वहाँ के जो विशिष्ट वनस्पतियाँ हैं उनका भी चित्रण किया जाता है, और चिड़िया बर्ड्स इन सारी चीज़ों को भी करा जाता है। तो विशेष कढ़ाई, तो ये क्या है, यहाँ की बहुत ही विशेष कढ़ाई है, और जो यहाँ का विशेष वस्त्र है वो फिरन के नाम से जाना जाता है। फिरन से भी प्रश्न आया है इसलिए मैं बार बार फिरन का जिक्र कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ की जो स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है वो क्या है, तो इसमें कौन कौन सी कढ़ाई आती है, इसमें आप इसको नोट डाउन कर लें, एग्जाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, किसी न किसी होम साइंस के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आरी कढ़ाई है जिसमें आरी और हुक मतलब एक निडल होती है, उसमें इस तरह से आरी होती है, उसका यूज़ किया जाता है और चेन स्टिच बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अक्सी कढ़ाई, अक्सी भी इसी के अंतर्गत है। देखिए शैडो वर्क अलग है, शैडो हमारा किस में आएगा, चिकनकारी में आएगा, ठीक है। तो ये कश्मीरी में आरी आप नोट करिए, अक्सी नोट करिए। और अक्सी में क्या होता है, महीन सुई एवं धागों का प्रयोग होता है, और इससे क्या होता है, इसमें दो रुखी कसीदाकारी की जाती है, मतलब दोनों तरफ आपको दिखता है। इसमें रनिंग सैटिन स्टिच का प्रयोग होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न नहीं, इसके बाद अगला हम बात करते हैं सोजनी।
ये सब देखिए आपकी कश्मीर की कशीदा की हम बात कर रहे हैं कि स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी मतलब किन किन टाकों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी इसमें यूज़ होती है। तो नाम अगर पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सोजनी की बात करें तो इसमें क्या होता है, सैटिन स्टिच का प्रयोग होता है, स्टेम स्टिच का प्रयोग होता है, डार्निंग स्टिच का प्रयोग इसमें किया जाता है। डार्निंग स्टिच कौन सी स्टिच होती है, रफू जिससे होता है, जिस तरह से हम रफू करते हैं ना यूं यूं करके, उसी तरह से डार्निंग स्टिच होती है। फिर अगले वो बात करें हम काउचिंग क्या है, उसी कपड़े पर उसी रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है जिससे थ्रेड को बिछाकर उसी पर थ्रेड से पकड़ ले, और क्या होता है ये बॉर्डर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो काउचिंग है उसमें क्या है, मतलब कपड़ा भी उसी रंग का है और उसी रंग के धागे से क्या की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसमें क्या करते हैं, थ्रेड को नीचे बिछा दिए और उसी के ऊपर दूसरे थ्रेड, जैसे थ्रेड को हमने यहाँ नीचे बिछा दिया एम्ब्रॉयडरी में और फिर दूसरे थ्रेड से उसको मिला करके ऐसे पकड़ाते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, हमारे काउचिंग के अंतर्गत आती है। काउचिंग की बात करें तो काउचिंग का कुछ एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूँगी आपको। उसमें शालदार, जिसमें शाल एवं साड़ी के बॉर्डर बनते हैं, जिससे चिनार काम, ये एक घनी कढ़ाई है, इसमें हेरिंग बोन स्टिच का प्रयोग होता है। समोवर, जटिल फूल और पत्ती से का काम होता है इस पर। नाला जाल, गर्दन जो नेक लाइन है उस नेक लाइन पर जो कढ़ाई होती है उसको नाला जाल कहते हैं। ठीक है, और हमने बताया था आपको कि नमदा क्या है, कारपेट है, फेल्ट से बनता है, और क्या गलीचा भी, नमदा और गलीचा दोनों क्या है, कारपेट है, जो कि फेल्टिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है। और फिरन व चोंगा जो है वो पहनने वाला वस्त्र है जो कि ऊपर से नीचे तक पहना जाता है। आई होप कि आपकी कश्मीर की कशीदा कढ़ाई आपको क्लियर हो गई होगी। जितना मैंने बताया है आपको इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, आप उसको ज़रूर अपने रजिस्टर में नोट कर लें। फिर अगले आती है हमारी पंजाब की, पढ़ चुके हैं आप सब, सिर्फ मैं एक फास्ट रिवीजन कराऊंगी जिससे कि आप एग्ज़ाम, आपको पता है एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, जिन बच्चों ने टीजीटी का डाला होगा उनके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और एग्ज़ाम की बिल्कुल तैयारी करें। पंजाब की बात हम करें तो पंजाब की क्या हो जाती है हमारी, फुलकारी। कौन सी, फुलकारी। तो फुलकारी का मतलब ही फूलों से है। तो इसमें पंजाब, यहाँ पर आपकी फुलकारी, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, फुलकारी आपकी ये पंजाब की है। फिर इसमें जो मोटिव्स होते हैं वो कौन कौन से, इसमें भी फूल, पत्ती, बेलन, तलवार, बर्ड्स, एनिमल, योद्धाओं के चित्र होते हैं। और इसमें किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है, खद्दर के कपड़ों का यूज़ किया जाता है जो कत्थई, लाल, ब्लू, डार्क शेड का होता है। और तीसरा है आपका धागा क्या है, सिल्क के धागे का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन से धागे, सिल्क के धागे का प्रयोग किया जाता है। और इसमें ज्यामितीय पैटर्न का भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इसमें एक नज़र बूटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें नज़र बूटी क्या होता है, मतलब जैसे कई खानों को एम्ब्रॉयडरी किया, फिर बीच में एक खाने को क्या किया, छोड़ दिया। तो ऐसा कहते हैं क्योंकि कढ़ाई इतनी सुंदर है तो जिससे उस पर नज़र ना लगे, इसीलिए जो खाना छोड़ देते हैं और या हल्के कलर का यूज़ करते हैं वही क्या, नज़र बूटी कहलाती है। और स्टिच, इसमें कौन कौन से टाकों का प्रयोग होता है, इसमें कौन कौन से टाकों का प्रयोग होता है, तो इसमें बाग, एक मिनट, हाँ, इसमें टाकों का प्रयोग कौन कौन सा होता है, इसमें डार्निंग स्टिच, ठीक है, मैंने बताया आपसे रफू वाले जो स्टिचिंग की करते हैं वैसे ही डार्निंग स्टिच का प्रयोग होता है। आउटलाइन के लिए चेन स्टिच और हेयरिंग बोन स्टिच का प्रयोग होता है और बॉर्डर के लिए स्टेम स्टिच का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद फुलकारी के प्रकार की बात करें, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, फुलकारी के प्रकार। तो फुलकारी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बाग है, फिर उसके बाद चोप है, दर्शनहार है, और उसके सांची है, तिलपत्रा है, नीलांक है, सुभर है, ये सब क्या है, ये सब आपके फुलकारी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बाग की बात करें तो इसमें
घूंघट बाग, वारीदा बाग, जिसमें बाग बाग लगा हो तो आप जान जाएं कि ये पंजाब का है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एवं डायगोनल स्टिच का प्रयोग होता है, मतलब चारों तरफ से ये स्टिचिंग की जाती है। दर्शनहार में क्या होता है, ये दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, दर्शनहार में क्या होता है, ये गिफ्ट देने के लिए इसका प्रयोग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाग की, तो बाग का आप जान जाइए कि ये क्या है, ये और इसकी जो इसमें करते हैं, इसमें जो मोटिव होता है वो क्या होता है, बाग का मोटिव होता है, मतलब गार्डन का मोटिव होता है, इसलिए यहाँ पर बाग नाम ही है। ठीक है, तो घूंघट बाग, वारीदा बाग इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो इसमें डायगोनल स्टिच, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तीनों तरह की स्टिचेस का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड है आपका दर्शन। ये आपका बाग हो गया, फिर बाग के बाद दर्शन द्वार। अगर सेकंड नंबर पे हम करें तो वो क्या हो जाता है हमारा दर्शन द्वार। यहाँ पर आपका आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लिखने पे बहुत सही नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। दर्शन द्वार दूसरे को गिफ्ट देने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आर्किटेक्चर डिज़ाइन का प्रयोग होता है। कौन सी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन। और दर्शन द्वार की बात करें तो जैसे दर्शन करने, दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं तो गिफ्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद इसमें एक आता है सांची। सांची क्या है, इसमें आउटलाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और जो आउटलाइन में जैसे काली, जैसे ब्लैक कलर की डाई का यूज़ किया जाता है, वही क्या है, सांची के अंतर्गत आता है। आउटलाइन में ब्लैक कलर की डाई का प्रयोग करेंगे, और फिलिंग किससे करेंगे, डार्निंग स्टिच से करते हैं। फिर उसके बाद तिलपत्रा, नाम से स्पष्ट होता है तिलपत्रा। तिलपत्रा में क्या होता है, तिल की तरह ही डिज़ाइन जैसे स्प्रेड होती है, इस तरह से अलग अलग दूर दूर तिल की तरह डिज़ाइन स्प्रेड होती है। ये भी हमारे पंजाब की फुलकारी के अंतर्गत ही आता है। फिर उसके बाद बात करें हम नीलांक। नीलांक, नीलांक क्या है, ये क्या है, काले लाल रंग के बेस फैब्रिक के ऊपर पीले या लाल रंग के एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो आप इसको याद करके रखेंगे, काले और लाल। नीलांक से आप नीला मत कर दीजिएगा, ठीक है। काले या लाल रंग के बेस फैब्रिक के ऊपर, मतलब काले या लाल रंग का बेस फैब्रिक, मतलब जिसके ऊपर की आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है उसी को बेस फैब्रिक कहते हैं ना। तो ये जैसे ये है हमारा, ये इस कलर का, ये ब्लू कलर का या फिर उसके सॉरी ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का है, और इसके ऊपर किस रंग से, पीले या लाल रंग की एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, नीलांक के अंतर्गत आता है। फिर अब बात हम करें सुभर की। सुभर क्या है, यह दुल्हन के लिए स्पेशली बनाया जाता है, इसमें गाढ़े लाल रंग का प्रयोग होता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि दुल्हन के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो सुभर की, शुभ से आप दुल्हन को याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और बाग के साथ चोप नहीं है तो उसी तरह से चोप भी इसी में है, ठीक। तो चोप भी आपके फुलकारी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अगली जो एम्ब्रॉयडरी है, मैं इसका एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पर देख लें, तो पूरा आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक एम्ब्रॉयडरी को बताया है। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम अब इतना ज़्यादा नहीं है हम लोगों के पास कि एक एक चीज़ को कर पाएँ, लेकिन मैं मेन नाम सबके बता दे रही हूँ, उसको आप याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, नाम से ही ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आपका क्या, काठियावाड़ एवं कच्छ, मतलब कि कच्छ एवं काठियावाड़ की कढ़ाई। तो काठियावाड़ की कढ़ाई कहाँ से हो गई, कच्छ कहाँ का हो गया, गुजरात का ना, गुजरात में है कच्छ, तो वहाँ की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है उसका नाम भी कच्छ है, और कच्छ स्थान भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से धागे, इसमें मल्टी कलर धागों का प्रयोग किया जाता है, यह भी फुलकारी से प्रेरित है। अगर प्रश्न आ जाए कि फुलकारी से प्रेरित कौन सी कढ़ाई है, तो जो ये कच्छ कढ़ाई है यह फुलकारी से प्रेरित है, और इसमें मल्टी कलर के धागों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मोटिव सेम रहेगा, फ्लोरा फोना, डांसिंग वुमेन और मोर का चित्र, ठीक है। फ्लोरा फोना, फोना का मतलब आप जान लीजिए कि एनिमल, और किसकी हम बात करते हैं, फ्लावर की, ठीक है। फ्लोरा और फोना और डांसिंग वुमेन हो गई आपकी, और किसका, और पिकॉक का, इन सारी चीज़ों का चित्र इसमें बना हुआ होता है, मोटिव ये होता है। और इसमें किस टाके का प्रयोग होगा, चेन स्टिच और हेरिंग बोन स्टिच, बटन होल स्टिच, इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। गुजरात में एप्लिक वर्क, पैच वर्क का भी काम
किया जाता है। ठीक है, गुजरात, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसका ये अर्थ मत निकालिएगा कि आप कहें कि पैच वर्क तो मैम अलीगढ़ का है, पैच वर्क तो उड़ीसा का है, तो ऐसा नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं ये भी बता रही हूँ कि गुजरात में भी एप्लिक वर्क किया जाता है। ठीक है, स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी में मतलब कि किस किस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो यहाँ पर जो स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, आप भारत नाम आएगा तो आप याद किए रहेंगे भाई कि जो भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं वो कहाँ से हैं, गुजरात से ही तो हैं। तो इसीलिए आप इसको याद करके रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें नाम आप नोट कर लीजिए, अबला भरत। ठीक, अबला भरत, मोती भरत, कच्छू भरत। अगर अबला भरत की बात करेगा तो इसमें शीशे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शीशे का प्रयोग, कढ़ाई में शीशे का, मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोती भरत की बात करें तो इसमें बैकग्राउंड में वाइट मोती और आगे चटकीले रंग की मोती का काम होता है, मतलब बीड वर्क है। ठीक है, मोती भरत नाम से स्पष्ट है, मोती भरत ना, मोती भरत में बीड वर्क का काम होगा। फिर उसके बाद कच्छू भरत, कच्छू भरत में इसमें इंटरलेस स्टिच से बनाई जाती है, इसे सिंधी तरोपा भी कहते हैं। आप याद इसको रखेंगे, सिंधी तरोपा, कई बार प्रश्न पूछा गया। सिंधी तरोपा किसके अंतर्गत, ये कच्छू भरत के अंतर्गत। ओके, कच्छू भरत, इसमें क्या होता है, इंटरलेस स्टिच का प्रयोग किया जाता है और इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, स्क्वायर और षटकोण का भी प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, एक प्रश्न आता है मोची भरत। मोची भरत की बात करें तो अब मैंने भरत भरत बता दिया है, तो आई होप कि अब आपको ये गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए कि ये किस स्थान से है। जब भरत भरत रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा हमारा गुजरात। ठीक, तो और अगला हम लोग बात कर रहे थे मोची भरत की। मोची भरत, मोची शू मेकर, मोची भरत, इसमें ये शू मेकर्स के द्वारा किया ही जाता है और इसमें क्या होता है, यह जूते पर की जाने वाली एम्ब्रॉयडरी है, इसमें चेन स्टिच का यूज़ होता है। ओके, अब आपको याद हो गया होगा आई होप। और उसके साथ साथ में एक सूफ भरत भी आप जान लीजिए। सूफ भरत क्या है, अनट्विस्टेड सिल्क से इसमें डार्निंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। क्या, सूफ भरत, अनट्विस्टेड सिल्क से मतलब बिना बटा हुआ सिल्क, इसमें डार्निंग स्टिच का प्रयोग करके इससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे सारे भरत हमारे कहाँ के हो गए, गुजरात के। अबला भरत, मोती भरत, कच्छू भरत, मोची भरत और सूफ भरत, ये सारे किसके हैं टाइप, ये हैं हमारे कच्छ के टाइप हैं। अगला इसमें दिया हुआ है राजस्थानी कढ़ाई, मतलब राजस्थान से कौन सी कढ़ाई है। तो राजस्थानी कढ़ाई में हमारी आपकी आती है परंपरागत गुजरात और सिंध की कढ़ाई से मिलती जुलती है। राजस्थान वाली गुजरात और सिंध की कढ़ाई से मिलती जुलती है। यहाँ भी शीशे जड़कर कशीदाकारी करने की परंपरा अधिक है। लहंगों, 40 कली वाले घाघरे, चूनर तथा चोलियों में सुनहरे रुपहले तारों के साथ चटक रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। बीच बीच में चमकीले मोटे और सुंदर धागों के साथ मोटे शीशों को गूंथा जाता है और इसमें कुछ कुछ सलमा सितारे का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी हमारी राजस्थानी कढ़ाई के अंतर्गत आता है। चंबा रुमाल की बात हम करें तो चंबा रुमाल हमारे कहाँ का है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश का है। चंबा रुमाल कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। और हिमालय के आंचल में बना हुआ वस्त्र, और ये क्या है, एक बड़ा सा एक रुमाल, पारंपरिक कढ़ाई का रुमाल है और इसमें बड़े बड़े रेशमी रुमालों पर चारों ओर फूल पत्तियों वाली बेल कढ़ी होती है। मध्य भाग में ढोलक, ढपली, मृदंग, तुरही इत्यादि बजाते हुए स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की रास लीला, रथ यात्रा आदि दृश्य सैटिन स्टिच के द्वारा बनाए जाते हैं। और पूजा की थाली को ढकने के लिए, प्रसाद को ढकने के लिए, पवित्र स्थानों पर बिछाने के लिए चंबा रुमाल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें स्टिच आप याद कर लीजिए कि कौन सी स्टिच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सैटिन स्टिच का प्रयोग किया जाता है और लॉर्ड कृष्णा के जीवन लीला को दर्शाया जाता है। उड़ीसा की बात अगर हम करते हैं तो उड़ीसा का पैच वर्क, अप्लीक वर्क तथा शामियाना वर्क रंगीन कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ की स्त्रियों की कल्पनाशीलता एवं रंग संयोजन की अभिरुचियाँ प्रशंसनीय
पूजनीय है। सफ़ेद वस्त्र पर रंगीन टुकड़ों से बना एप्लिक वर्क यहाँ की कढ़ाई की विशिष्ट पहचान है। तो आपका शामियाना वर्क, एप्लिक वर्क या पैच वर्क, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्या कंबाइन करके ये बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का हम जानते हैं क्या पश्चिम बंगाल का है हमारा कांथा। कांथा कहाँ का है, हमारे पश्चिम बंगाल का है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है पुरानी साड़ियों के द्वारा चादरों का सदुपयोग करती है। इसमें जोड़कर सर्वप्रथम किनारी बना ली जाती है। मध्य भाग में सुनिश्चित सामयिक कथानकों और मैंने बताया था ना, पूरी स्टोरी होती है, जो पुरानी तरह की जो स्टोरी है उसके बारे में वर्णन होता है, ठीक। और टांके सुंदर तथा सूक्ष्म होते हैं और इस पर वस्त्रकला के सुंदर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग फर्श या चौकी पर बिछाने के लिए किया जाता है। चाहे पश्चिम बंगाल का कांथा हो, चाहे बिहार की सुजनी, ये दोनों क्या है, जो हमारे वेस्ट साड़ीज वगैरह हैं उनका प्रयोग करके इनको बनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी लखनऊ के चिकनकारी की तरफ, कि लखनऊ की जो चिकनकारी है वो कहाँ की है। तो लखनऊ में चिकनकारी वस्त्र का प्रयोग होता है, जिसमें क्या होता है, हल्के वस्त्रों पर उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज लखनऊ की नूरजहां बेगम ने की। चिकनकारी जो बनाया वो लखनऊ की नूरजहां बेगम, और ये नूरजहां बेगम किससे, मुगल साम्राज्य से थी, ठीक है। तो इन्हीं को श्रेय जाता है। और इसको सफ़ेद मलमल जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको तंजेब कहते हैं। जो अगर बात हम करें सफ़ेद मलमल की, नाम जान लीजिए आप, मैच करने के लिए आ जाता है ना। सफ़ेद मलमल को क्या कहते हैं, उसको तंजेब कहते हैं। महीन सूती वस्त्र को मुलमुल या वॉयल कहते हैं। जो महीन सूती वस्त्र होता है, महीन जो सूती वस्त्र है उसको मुलमुल या वायल कहते हैं। और इस पर सफ़ेद धागे का उपयोग शामिल है, जो कि छाया के काम को अच्छा दिखाता है। तो जो ये शेडो वर्क वाली बात है, वाइट ऑन वाइट का जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, वो चिकनकारी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर हम बात करें कि इसमें किन किन टाकों का प्रयोग होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, चिकनकारी में। तो लखनऊ की जो चिकनकारी है इनमें किन किन टाकों का प्रयोग होता है, अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है। निम्न में से कौन सा चिकन का टाका है या नहीं है, छाटिए, ठीक है। तो जो जैसे तिपची है, पेची है, आपका जंजीरा, मुर्री, फंदा, बिजली, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारे चिकनकारी के अंतर्गत आता है। इसमें जाली भी है, ठीक है। जो जाली है उसमें जाली वर्क होता है, जिसको इसमें वाइंड ब्लेंड नीडल का यूज़ होता है, ठीक। और ये इसमें जाली बनी हुई होती है, मतलब कपड़े में बटन होल स्टिच भी अगर इसको अगर हम कह सकते हैं। तो जो जाली वर्क है, अगर चिकन के कपड़े आपने पहने होंगे तो आपने देखा होगा उसमें कि जाली वर्क होता है, ऐसे बीच में होल रहता है और किनारे किनारे क्या रहती है, एम्ब्रॉयडरी रहती है। तो ये इसी की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है आपका तिपची। तिपची भी इसी का टाइप है। तो इसमें लॉन्ग रनिंग स्टिच कपड़े को सीधी तरफ होती है तथा मोटिव्स की आउटलाइन बनाई जाती है। तिपची में क्या होता है, आउटलाइन बनाते हैं, ओके। फिर बात करते हैं मुर्री। मुर्री आ जाता है ना, चावल के दाने की तरह डिज़ाइन होती है, यह जटिल पैटर्न पर की जाने वाली कढ़ाई है। फिर उसके बाद बखिया की बात करें तो बखिया को ही हम शैडो स्टिचिंग के नाम से जानते हैं। इसमें धागे का काम उल्टी तरफ होता है, आउटलाइन पर होता है और उसी कलर के टिंट का प्रयोग होता है। तो टिंट और शेड आप जानते हैं ना, जब हम वाइट उसमें मिलाते हैं तो वो टिंट हो जाता है, और जब जैसे हमें गाढ़ा करना होता है तब ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं, तो वो किसके, शेड के अंतर्गत आ जाता है। तो टिंट और शेड जो है, उसी कलर के टिंट या शेड थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। चेन स्टिच हम सभी जानते हैं, पत्तियों की आउटलाइन एवं पंखड़ियों की आउटलाइन को बनाने के लिए किया जाता है। जंजीरा का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हूल है, ठीक। तो ये जंजीरा, इसमें पत्तियों की आउटलाइन, ये तो हो गया आपका। फिर उसके बाद हूल की बात करें तो आइलेट स्टिच का प्रयोग, फूलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। हूल भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर फंदा की बात करें तो इसमें दाल के शेप की स्टिच है और फूलों एवं अंगूरों के बेल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, फंदा का।
फिर उसमें है राहेत भी है एक, यह एक सिंगल स्टिच टेक्निक है और ये प्लांट की स्टेम को बनाने के लिए प्रयोग में की जाती है। फिर कील कंगन भी किसका, हमारे चिकनकारी के ही अंतर्गत आता है। इसमें फूल एवं पंखुड़ियों का प्रयोग पर इसका प्रयोग किया जाता है। खटुआ से प्रश्न आया इसलिए आप इसको याद कर लें। खटुआ यह बखिया का फाइनर फॉर्म है, जैसे हम बखिया करते हैं ना, उससे क्या, उससे बहुत ही अच्छा, या फ्लावर की बेस लाइन करने के लिए किया जाता है। और पहले कढ़ाई कैलिको पर की जाती है और फिर उसे कपड़े पर उतारा जाता है। ठीक है, तो पहले कढ़ाई किस पर, कैलिको पर की जाती है और फिर बाद में उसको कपड़े पर उतारा जाता है। तो ये खटुआ वर्क के अंतर्गत आता है। तो इतनी सारी जो हैं आपकी जाली, तिपची, मुर्री, बखिया, जंजीरा, हूल, फंदा, राहेत, कील कंगन, खटुआ, ये सारी आपकी इतनी सारी जो फंदे हैं, मतलब कि स्टिचेस हैं, इनका प्रयोग चिकनकारी को बनाने में किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मणिपुर क्या है, मणिपुरी में लाल, पीले, सफ़ेद, काले रंगों के धागों में स्टेम रनिंग और सैटिन स्टिच का प्रयोग की कढ़ाई की जाती है। और यहाँ पर जो है मणिपुरी जो प्राकृतिक, इनकी कढ़ाई में भी, मणिपुर सुंदर जगह है ही, तो यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य की कढ़ाई वाले नमूने होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप थोड़ा सा कलर वगैरह ध्यान रखें कि किस तरह के कलर हैं और कौन सी स्टिच का प्रयोग। तो इसमें स्टेम रनिंग और सैटिन स्टिच, मणिपुर कढ़ाई में कौन सी, स्टेम रनिंग और सैटिन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और कौन सी कढ़ाई हमारी रह गई, हमारी फिर रह गई कर्नाटक की कसूती। ठीक, तो ये कसूती जो कढ़ाई है ये क्या हमारी कहाँ के, किस क्षेत्र की है, कर्नाटक की है। और जो ये कसूती है, ये कसूती जो है ये कॉटन के थ्रेड से की जाने वाली कढ़ाई है। कसूती आपकी कॉटन के थ्रेड से की जाने वाली कढ़ाई है और इसमें विभिन्न प्रकार के इनके जो कसूती के जो टाके हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाता है कि कसूती जो है उसमें कौन कौन से टाकों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने बार बार मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि मुर्गी, मेंथी, गवंती, हाँ, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, ये सब हमारे कसूती कढ़ाई के ही अंतर्गत आता है। तो इसमें मेनली कितने प्रकार की, 4 प्रकार के टांके होते हैं। कौन कौन से, मुर्गी, मेथी, आप नोट कर लें, मुर्गी हो गया आपका, मेथी, गवंती और नेंगी। ओके, गवंती हो गया और कौन सा हो गया, नेंगी। ओके, हाँ, फिर अगला हमारा आता है बनारस का जरी वर्क। जरी वर्क क्या है, ये सोने चांदी से के तारों से बना हुआ काम है जो कि कपड़ों पर किया जाता है। तो आपका ये बनारस का जरी वर्क हो गया और ये बहुत ही प्राचीन समय से किया जाने वाला काम है जो कि मुग़ल काल में बहुत ही ज़्यादा इसको बल मिला और यहाँ से ज़री का काम, मतलब सोने चांदी का काम किया गया। तो ये जो ज़री वर्क है इसमें बहुत सारे, जैसे मैं उसमें जब जरदोज़ी पढ़ाऊँगी तो उसी के साथ ही मैं ज़री भी आपको बता दूँगी। ठीक है, अगर जरदोज़ी वर्क की बात करें तो बनारस का ज़री वर्क है ना, इसी में मैं जरदोज़ी भी आपको बता देती हूँ कि लखनऊ, आगरा, बरेली, भोपाल, दिल्ली और चेन्नई में, ठीक है, तो यहाँ पर भी जरदोज़ी वर्क देखने को मिलता है। ये ज़री तो आपका स्पेशली बनारस का सोने चांदी के तारों से बना हुआ काम है। उसी प्रकार सेम आपका जरदोजी वर्क है। जरदोजी वर्क कौन सा वर्क है, ये भी क्या है, सोने, गोल्ड, इसको गोल्ड एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी के नाम से जानते ही हैं। मुगल कोर्ट को सजाने के लिए सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था, बाद में क्या इसको उसके ऊपर कपड़ों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रयोग होता है, बदला, सलमा, गिजाई, दबका, सितारा, कलर बीड्स, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। बदला क्या है, उसमें स्ट्रेट अनट्विस्टेड वायर, मतलब सीधा सीधा अनट्विस्टेड वायर जो है वो बदला के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा जैसे स्प्रिंग जैसी कुछ कढ़ाई होती है, दबका वर्क होता है, जो भारी भारी लहंगे वगैरह होते हैं आपको उसमें ज़रूर दिखने को मिलेगा जरदोजी वर्क। ठीक है, जरी तो बनारस की है ही, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये जरी वर्क को आप याद रखिए बनारस की ही है। ठीक, फिर उसके बाद
मैं यहाँ पे जरदोजी के बारे में आपको बता रही हूँ कि ये जरदोजी कहाँ कहाँ, लखनऊ, आगरा, बरेली, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई आदि स्थानों पर मिलता है, होता है। और जरदोजी को ही हम किस नाम से जानते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें क्या क्या प्रयुक्त होता है, बदला। बदला क्या है, सीधा अनट्विस्टेड वायर, मतलब सीधा बिना बटा हुआ तार है। सलमा क्या है, टाइटली ट्विस्टेड वायर, मतलब कसा हुआ तार, गोल्डन या सिल्वर कलर का। गिजाई क्या है, ट्विस्टेड मटेरियल विथ मतलब स्पाइरल, मतलब जो ट्विस्टेड मटेरियल है, मतलब बटा हुआ है और स्प्रिंग की तरह, इस तरह से आप देखा होगा आपने, उसमें उसके अंदर निडल डाल के हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वो उसके अंतर्गत। दबका क्या है, वो जिग जैग वायर है, इस तरह शेप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, दबका क्या है, जिग जैग है। गिजाई क्या है, ट्विस्टेड मटीरियल, ये स्प्रिंग जैसा है। और सलमा क्या है, टाइटली ट्विस्टेड वायर है। और बदला क्या है, स्ट्रेट अनट्विस्टेड वायर। सितारा हम सभी जानते हैं, डिस्क जैसी संरचना होती है, बीच में छेद होता है उसमें, उसी में निडल डाल करके सेट कर देते हैं। कलर बीड्स हम जानते ही हैं। और निडल कौन सी, इसमें हुक टाइप निडल का प्रयोग किया जाता है। इसमें हुक एंड आरी की भी बात करें तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़े को फ्रेम पर कस कर इस सुई का यूज़ करते हैं। किसका, निडल, जो हुक एंड आरी टाइप है उसमें कपड़े फ्रेम पर कस करके इसका प्रयोग किया जाता है। और उसमें टाके कौन से, साटिन स्टिच, स्टेम स्टिच और चेन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न यहाँ से जरदोजी से ही प्रश्न आया हुआ है, खरचोबी खरचोबा वाला। आपने देखा होगा, मैंने खुद कराया है और आपने भी पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो जो फ्रेम होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो खरचोबी है, इसमें वुडन फ्रेम का यूज़ होता है और कपड़े को फ्रेम पर कसकर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। एग्जाम्पल, लहंगा चुन्नी पर की जाती है। जो खरचोबी है, खरचोबी में क्या, कपड़े को, खरचोबी क्या है, ये एक तरह का फ्रेम है, ठीक है। तो उसी फ्रेम पर कपड़े को रख करके फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और कामदानी वर्क क्या है, ये भी जाने रहिए, ये सब जरदोजी के ही अंतर्गत आते हैं। कामदानी वर्क क्या है, कामदानी वर्क में हाथ में फैब्रिक को लेकर दुपट्टे में वायर से मतलब चपटे वायर से दुपट्टा या कोई भी हल्का जो भी हो उसके अंदर वायर डालकर उसके वो क्या करता है, जो ये वीविंग है ना, उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। कामदानी वर्क देखा होगा आपने, दुपट्टे में इस तरह से जैसे वायर होते हैं सिल्वर कलर या गोल्डन कलर के, तो इस तरह स्टार स्टार जैसा आ जाता है जगह जगह, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। तो दुपट्टा और स्कार्फ वगैरह में इसका प्रयोग किया। फिर यहाँ पर मद्रासी कढ़ाई की हम बात करते हैं। मद्रासी कढ़ाई, इस कढ़ाई की कला पर अंग्रेजों के स्पष्ट प्रभाव के कारण उसे एंग्लो इंडियन एम्ब्रॉयडरी भी कहा जाता है। इस कढ़ाई द्वारा बने रुमाल पूरे के पूरे नमूने युक्त होते हैं। इसमें चेन, बटन, होल, ब्लैंकेट, फ्रेंच नॉट तथा भरवा टाकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग किस कढ़ाई की बात कर रहे हैं, मद्रासी कढ़ाई की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आप एंग्लो इंडियन जो है यही वर्ड याद कर लीजिएगा कि मद्रासी कढ़ाई को एंग्लो इंडियन स्टिच के नाम से भी, एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बिहार की सुजनी की बात अगर हम करें तो जैसे मैंने भी बताया था, बंगाल का काथा, उसी प्रकार से ये होती है। इसमें क्या होता है, पुराने कपड़े और फटी साड़ियां, धोतियों की तह बिछाकर ऊपर नीचे अच्छी मजबूत एवं रंग वाली साड़ियां रखकर सर्वप्रथम चारों किनारे से ली जाती है और फिर हेयरिंग बोन अथवा रनिंग स्टिच से चारखाने बनाए जाते हैं। मतलब इस तरह से चारखाने बनाए जाते हैं और प्रत्येक घर में तोता, मोर, चिड़िया, हाथी, फूल पत्ती आदि रनिंग स्टिच को बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसका है, बिहार की सुजनी का है। मतलब इसमें घर घर ऐसे छोटे छोटे ऐसे बना दिए जाते हैं और उसमें अलग अलग पशु पक्षी या फूल आदि का चित्र कर दिया जाता है, तो वो बिहार की सुजनी हो जाती है। और सुजनी और कांथा दोनों क्या है, वेस्ट मटेरियल से बनी हुई आपकी एम्ब्रॉयडरी के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद बात हम करें सिंधी कढ़ाई की। सिंधी कढ़ाई क्या, जो सिंध प्रांत है वहाँ से पूरी जो है वही क्या है, सिंधी कढ़ाई है। सिंधी टाका का सरल एवं सुंदर कढ़ाई का अप्रतिम नमूना है। लाल कत्थई वस्त्र पर हरे, पीले, सफ़ेद, काले, गुलाबी, रेशमी अथवा
पतले सूती धागों से कढ़ाई की जाती है। यह कढ़ाई वस्त्र के ऊपर सघन रूप से बनती है। सिंध क्षेत्र अब पाकिस्तान के अंतर्गत है, पर आज भी कच्छ, काठियावाड़, पंजाब, राजस्थान आदि की कढ़ाई कला पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अब मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज थी वो सारी एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको बता दी हैं और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद थोड़े से कुछ टॉपिक हैं जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चाहें तो उसको नोट भी कर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने उसकी पिक्चर नहीं क्लिक की है, तो आप इसको नोट कर लें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ क्लोथिंग मैंने बता दी थी आपको, मॉडेस्टी, इमोडेस्टी, ऑर्नामेंट और आपकी प्रोजेक्शन या प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मॉडेस्टी लज्जाशील आप जानते हैं। इमोडेस्टी की बात मैं करूं तो इमोडेस्टी को भी आप जानते हैं। इमोडेस्टी में थोड़ा बंद थोड़ा खुला एवं विपरीत सेक्स को आकर्षित करने के लिए। फिर एडॉर्नमेंट जो है, एडॉर्नमेंट थ्योरी जो है आपकी अलंकरण है। मैंने आपको बताया था टैटूइंग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उस टैटूइंग के अंतर्गत जो आपकी देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर आता है आपका मोडेस्टी, दूसरा इमोडेस्टी, तीसरा एडॉर्नमेंट और चौथा आपका प्रोजेक्शन या प्रोटेक्शन थ्योरी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लज्जाशीलता का सिद्धांत मैंने बता दिया। फिर उसके बाद अलज्जाशील सिद्धांत, अलज्जाशील से थोड़ा बंद थोड़ा खुला और विपरीत सेक्स को आकर्षित करने के लिए। फिर एडॉर्नमेंट मतलब सुंदरता से मतलब है, इसमें इसी के अंतर्गत आपका बॉडी एडॉर्नमेंट भी आता है। बॉडी एडॉर्नमेंट अगर मैं बात करूँ एडॉर्नमेंट की, तो उसमें हम 3 चीज़ों को देखेंगे अलंकरण में। इसमें बॉडी एडॉर्नमेंट में 3 चीज़ें, इसमें क्या है, बॉडी मॉडिफिकेशन, अपनी बॉडी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी मॉडिफिकेशन में जैसे आपका जैसे सर्जरी वगैरह करा के अपने शरीर को, जैसे नाक छिदवा लिया, किसी ने कान छिदवा ली, किसी ने गर्दन लंबी कर ली, तो ये सब क्या बॉडी मॉडिफिकेशन के अंतर्गत। टैटूइंग जानते ही हैं आप, टैटू बनवाना शरीर पर। और फिर बॉडी पेंटिंग मतलब अपने शरीर को रंगना, तो इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आएंगी। और फिर प्रोटेक्शन में मैंने आपको बताया था पीपी किट और आपके जो फायर ब्रिगेड के आदमी लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एक मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया कि किस तरह से ये जो प्रिंसिपल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमको लग रही थी इंपॉर्टेंट, तो वो बताना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उस समय कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया तो आपको लगे कुछ अलग चीज़ ये पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो इसीलिए क्लियर करने के लिए मैं बता दूं आपको। सबसे पहली चीज़ अनुपात। ठीक है, तो उसके अंतर्गत पहला क्या है, इसमें आएगा अनुपात आएगा। दूसरा है आपका संतुलन, जो आपका कला के सिद्धांत हैं वही हैं आपके, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। संतुलन में भी औपचारिक अनौपचारिक, मतलब जब दोनों तरफ एक समान रहेगा तो औपचारिक, और जब अलग अलग रहेगा तो अनौपचारिक हो जाएगा। फिर तीसरा आ जाएगा हमारा रिदम, या जिसको हम क्या कहते हैं, लय। ठीक है, क्या होता है, लय के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद चौथे की बात हम करें तो सेंट्रल आकर्षक बिंदु, मतलब कि जो एम्फेसाइज जो करते हैं वो आकर्षण बिंदु, मतलब वो जैसे हर परिधान की सजावट के समान ही एक महत्वपूर्ण केंद्रित प्रसंग, मतलब जो सेंट्रल थीम होता है। परिधान में बटन, गोट, पाइपिंग, झालर आदि किसी को भी आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाया जा सकता है। ठीक है, केंद्र बिंदु को चेहरे के जितना ही पास रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम बात करें फिर हार्मनी। हार्मनी में क्या है, हार्मनी में है अनुरूपता, रेखा, रंग, आकृति, व्यवस्था, आकार के साथ व्यक्ति में इसको एक साथ उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, आपका अनुरूपता कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको 5 बताए हैं, तो कौन कौन से, अनुपात है, संतुलन है, लय है, आकर्षण बिंदु है और अनुरूपता है। तो ये आपका जो आपके प्रिंसिपल ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी आपको कि लेंथ वाइज ना, कि किसकी कितनी लेंथ होती है। कल तो ये आपका, जैसे कि अगर आपको पूछ ले कि कॉटन की कितनी लेंथ है, कॉटन के सूत की कितनी लेंथ है, तो कॉटन के सूत की आपकी लेंथ कितनी होती है, वो 3/4 से लेकर लगभग 18 इंच तक की होती है। तो जो ये कॉटन के सूत की लेंथ की बात
मैं कर रही हूँ। और कॉटन का अगर वो किया जाए, अगर लॉन्गिट्यूडनल अगर उसका व्यू देखेंगे हम, तो वो क्या होगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रिबन की तरह दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद और जब क्रॉस सेक्शनल हम देखते हैं तो किडनी शेप में दिखता है, ठीक है। कैसा, किडनी शेप में या डॉग बोन शेप में कॉटन दिखता है। और जब अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, कॉटन के लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात, सबसे पहले कॉटन की लेंथ की बात करें तो 3/4 से 3 इंच के लगभग हो सकती है। और फिर उसके बाद अगर बात हम करते हैं कि कैसा दिखता है, तो लॉन्गिट्यूडनल जब इसकी काट करेंगे, मतलब उसको ऐसे कट करेंगे तो कैसा देखेगा, ये क्या दिखता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब रिबन की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। और क्रॉस सेक्शनल अगर इस तरह काटेंगे तो यहाँ पर ये जो आपकी किडनी शेप का दिखेगा या फिर डॉग बोन शेप भी लिख करके आ जाता है। तो ये है आपका कॉटन का। अब हम बात करें कि रेशम की, कि अगर हम बात करें कि सिल्क कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अक्सर आपको यही सिल्क, रेशम, रेयॉन ये सब का पूछेगा, क्योंकि किसी भी कृत्रिम रेशे का नहीं पूछेगा, क्योंकि जो मैन मेड है वो तो एकदम बढ़िया रॉड जैसा दिखेगा ही आपको ना। तो रेशम का कितना होता है, 800 से लेकर के 1200 मीटर तक उसकी लंबाई होती है। अगर सिल्क की मैं बात करूं, लेंथ कितनी होती है उसके फाइबर्स की, तो कितनी, आपको 800 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक उसकी लंबाई होती है। कितनी, 800 से 1200 मीटर तक उसकी लंबाई होती है। और जो सिल्क होता है, सिल्क कैसा दिखता है, सिल्क जैसे इसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस पर क्या बीच बीच में खुरदुरा खुरदुरा सा दिखता है। उसका कारण क्या है, वहाँ पर गम लगी हुई होती है और एक नहीं एक से अधिक रेशे दिखते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा आपका, मैंने वो बताया आपको, कपास बता दिया, रेशम बता दिया। अगर हम वूल की बात करें, वूल मतलब ऊन, ठीक है। तो ऊन जो है, ऊन का कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, तो पहले ऊन की लेंथ हम देखते हैं। वूल की लेंथ कितनी होती है, तो 2 इंच से लेकर 16 इंच तक कितनी होती है, किसकी, वूल की। आपका वूल की बात करें तो कितनी, 2 इंच से लेकर के 16 इंच तक वूल की लेंथ होती है। और जब हम वूल की बात करें तो जब भी वूल से प्रश्न आएगा आपको क्या आएगा, स्केली स्ट्रक्चर। कैसा, स्केल जैसा, ऐसा है ना, मतलब जैसा लगेगा कि ऐसा है, ठीक है। तो ये स्केली स्ट्रक्चर इस टाइप का वूल का होगा। और इसमें क्या मतलब कि तीन परतें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये वूल का जो है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे तो इसमें सिलेंड्रिकल इरेगुलर रफ सरफेस होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्रॉस सेक्शनल की बात करें तो नियरली राउंड आर सर्कुलर मेडुला। और मतलब ये जो स्केली स्ट्रक्चर है, ये लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रही हूँ। और जब क्रॉस सेक्शनल होगा आपका, जैसे इस तरह से, जब इस तरह से अगर हम काटेंगे किसी चीज वूल को, तो हम देखेंगे उसमें 3 परतें दिखाई देंगी। तो सबसे जो बीच वाली जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मेडुला के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, मेडुला, मेडुला के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखाई देगा, वो ऐसे घेरे हुए होगा अलग अलग उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्टेक्स कहते हैं, कर्टेक्स। और जो सबसे ऊपरी परत है उसको किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किससे, एपिडर्मिस, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो मेनली मैंने बता दिया, सिल्क हो गया, वूल हो गया और आपका रेशम हो गया। फिर उसके बाद अब अगला फिर देखते हैं कि हम अगला क्या देख सकते हैं। इसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए प्रश्न को अगर आपको इस तरह से मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप कमेंट करें, तो मैं इस तरह आगे और भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। और आगे हम लोग अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आज का हमारा प्रश्न है, महिलाओं के सलवार कुर्ते और ओढ़नी क्षेत्रीय परिधान है। सलवार कुर्ता और ओढ़नी पंजाब एवं हरियाणा का, हैदराबाद का, लखनऊ का और महाराष्ट्र का।
तो ये जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब एवं हरियाणा का। ठीक है, सलवार कुर्ता एवं ओढ़नी किसका है? पंजाब एवं हरियाणा का। उत्तर प्रदेश का मत कर दीजिएगा कि आप सोचें कि उत्तर प्रदेश सलवार कुर्ते की बात हो रही है तो चिकनकारी वाले कुर्ते की बात हो रही है, तो वो क्या आपके हरियाणा पंजाब का। महिलाओं का 40 कली वाला घाघरा एवं बूटेदार चोली क्षेत्रीय परिधान है राजस्थान के, बंगाल के, बिहार के, हैदराबाद के। तो मैंने आपको बताया था कहाँ के? राजस्थान। जब भी 40 कली वाले लहंगे की बात होगी तो वो राजस्थान के अंतर्गत आएगा। महिलाएं किनारीदार साड़ी एवं ब्लाउज पहनती हैं, किंतु साड़ी के नीचे छोर को पुरुषों की धोती के भांति पीछे की तरफ खोसती हैं। मैंने ये बात जब आप देखेंगे तो तुरंत आपको क्या? लावड़ी, हाँ उस डांस का नाम लावड़ी है। लावड़ी जब डांस होता है तो कहाँ? ये महाराष्ट्र में के लोगों महिलाओं द्वारा पहनना जाने वाला ट्रेडिशनल वस्त्र है। और उस आपने देखा होगा कि वो नोज पिन भी कुछ स्पेशल टाइप की होती है जो उन लोग अपने फेस्टिवल वगैरह में पहनती हैं। सफ़ेद रंग की खास लुंगी एवं ऊपर फ्लाइंग शर्ट कहाँ के पुरुषों का परिधान है? तो ये है आपके कश्मीर के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, दक्षिण भारत के। तो ये सफ़ेद रंग की खास लुंगी, सफ़ेद लुंगी पहन के लोग पार्लियामेंट में भी आ जाते हैं साउथ वाले, तो दक्षिण भारत। हाँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुष लंबे ऊने ढीले ढाले व कमीज या कुर्ता तथा नीचे पैजामा या महिलाएं कसीदाकारी कुर्तियां तथा पैजामा पहनती हैं। ये क्षेत्रीय परिधान है कहाँ का? कश्मीर का, दक्षिण भारत का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है कश्मीर का। लंबे ऊनी ढीले ढाले बने ये जो वस्त्र हैं और महिलाएं कसीदाकार कुर्तियां तथा पैजामा पहनती हैं, ये कहाँ का है? आपके कश्मीर का है। कश्मीरी कढ़ाई कला के अंतर्गत आते हैं शालों में प्रकृति चित्रण की कढ़ाई, कसीदाकारी दो रुखी तथा दो रंगी युक्त, कश्मीरी कोट, टोपी, जूते, मफलर पर भी कढ़ाई कला, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी कश्मीरी कढ़ाई के अंतर्गत आते हैं। पंजाब की फुलकारी की क्या विशेषता नहीं है? कढ़ाई में योद्धाओं के चित्र और रण क्षेत्र के दृश्य चित्रित होते हैं। शादी के शॉल और चूनर फुलकारी द्वारा बनी हुई होती हैं। वस्त्र की जमीन कढ़ाई किए हुए फूल पत्तियों द्वारा आच्छादित रहती है तथा नमूने सघन होते हैं। एप्लिक तथा पैचवर्क रंगीन कपड़े जोड़कर बने हुए होते हैं। तो इसमें ये क्या पूछा है? फुलकारी की क्या विशेषता नहीं है? तो एप्लिक तथा पैचवर्क रंगीन कपड़े जोड़कर बने होते हैं, ये फुलकारी की विशेषता नहीं है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। मैंने बताया था योद्धाओं के शॉर्ट्स, मतलब कि ये आपकी वो तलवार का चित्र है ना, इसमें ये जो कढ़ाई में योद्धाओं का चित्र है, रण क्षेत्र का चित्र, ये यहाँ पे पंजाब में दिखाई देता है। शादी के शॉल में चूनर फुलकारी के द्वारा बनती है, ये तो मालूम ही है। वस्त्र की जमीन में कढ़ाई किए हुए फूल पत्तियों द्वारा आच्छादित रहती है, नमूने सघन होते हैं, ये सारे फुलकारी के ही हैं। सिर्फ एप्लिक वर्क कहाँ का है? एप्लिक वर्क हमारा आपका उड़ीसा का है, और साथ ही साथ अलीगढ़ में भी एप्लिक वर्क का काम होता है, और साथ में फूल पत्ती का काम भी अलीगढ़ में देखने को मिलता है। कच्चे रेशमी धागों से सरल नमूने को चटक रंगों का प्रयोग करके कढ़ाई की जाती है, कच्चे रेशमी धागों से। ठीक है, कानवी, फुलकारी, सिंधी कढ़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर ए, कानवी। ठीक, कच्चे रेशमी धागों से सरल नमूने की चटक रंगों का प्रयोग करके यह कढ़ाई की जाती है। फिर नई वधुएं काठियावाड़ में अपने दहेज को संजो कर रखती हैं तथा ससुराल पहुंचकर अपने शयन कक्ष की दीवार पर शुभ प्रतीक के रूप में लटकाती हैं। तो वो कहाँ की? काठियावाड़ की जो हैं। अमला भरत और चकला तोरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 9 का बी। ठीक है, तो चकला काठियावाड़ से किस चीज़ को लेकर के जाती हैं? अपने दहेज को संजो कर रखती हैं तथा ससुराल पहुंचकर शयन कक्ष की दीवार पर इसको लटका देती हैं। तो उसमें क्या आंसर होगा? आपका चकला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
बड़े बड़े रेशमी रुमालों पर जिसमें चारों तरफ फूल पत्तियों वाली बेलें कढ़ी हुई होती हैं, मध्य भाग में ढोलक, ढबली, मृदंग, तोरही बजाते हुए स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की रासलीला, रथ यात्रा आदि का दृश्य सैटिन स्टिच के द्वारा बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? मैंने बताया था ना कि लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ की कुछ घटनाएं हैं उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। वो कौन सी है? आपका हिमाचल का चंबा रुमाल। यहाँ पर क्या होता है? ये करेक्ट आंसर होता है। बंगाल का कांथा की क्या विशेष? इसमें पुरानी साड़ियों में चादर हाँ किया जाता है। मध्य भाग में सामयिक कथानकों एवं पौराणिक कथानकों पर आधारित नमूने टाके जाते हैं। हाँ, ये स्टोरी टेलिंग एक प्रकार की जाती है। सफ़ेद वस्त्र पर रंगीन टुकड़े को एप्लिक वर्क होता है। हाँ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बंगाल के कांथा की क्या विशेषता नहीं है? तो इसमें बंगाल की कांथा की कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है सी, सफ़ेद वस्त्र पर रंगीन टुकड़े को एप्लिक वर्क होता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके कांथा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सर्वोत्तम जरी कला कहाँ की है? बनारस की, मद्रास की, कर्नाटक की, सिंध की। तो जो सर्वोत्तम जरी कला है वो कहाँ की? हमारे बनारस की है। वहाँ पर जरी वर्क होता है, जरदोजी वर्क का भी प्रभाव है जो जरी वर्क का काम होता है। बहुत ही सुंदर वस्त्र जरी वर्क से बनते हैं। ढाका के मलमल को कहते हैं सुजनी, शबनम, तोड़दार, पन्ना, हजारे। तो जो ढाका का मलमल है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या है? आंसर होता है करेक्ट आपका, ये सुजनी है। मलमल कहते नहीं हैं, को नहीं कहते हैं। यहाँ पर नहीं लिखना, ये भूल गए, क्योंकि तो शबनम भी है, तोड़दार भी है और पन्ना हजारे भी, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुजनी है ये बिहार की अलग से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। प्रश्न में नहीं लिखना भूल गए हैं। हुक्का पीता हुआ सामंत, घोड़े पर सवार फूल सूंघती हुई बेगम, बालूचरी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ, पालमपुरी साड़ियाँ, ब्रोकेट्स में। मैंने आपको बताया था बालूचरी साड़ियाँ। ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। बांध कर रंगी जाने वाली चुनरी ओढ़नी साड़ी को कहते हैं बांधनी, पटोला, पैठनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, टाई एंड डाई की बात कर रहे हैं। नथ पहनने की परंपरा निश्चित रूप से मुस्लिम प्रभाव को दर्शाती है। यह कथन किसका? मलिक मोहम्मद जायसी, एनसी मेहता, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे उन्होंने जब मुग़ल काल की बता रहे थे कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें स्त्रियां पहनती हैं, कितनी तरह के आभूषण को ग्रहण करती हैं, तो उसमें उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया इस चीज़ को कि जो स्त्रियों के पहनने वाले जो वस्त्र हैं, वस्त्र नहीं, स्त्रियों के पहनने वाले जो अलंकरण हैं, मतलब जो गहने वगैरह वो पहनती हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो वो 8 या 11 प्रकार के, इस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी ने उसका विभाजन किया। यहाँ पर ये आपका समाप्त होता है। अगला है पहनावे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो ये पहनावे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये आपकी थ्योरी पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कितने भागों में बांटा गया है? तो ये इसको 4 भागों में बांटा गया है। बड़ा कर दूं मैं? नहीं, आप लोग कहते हैं कि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। तो कितने भागों में? 4। मोडेस्टी, इमोडेस्टी, और क्या है आपका? ऑर्नामेंट है, और प्रोटेक्शन या प्रोजेक्शन थ्योरी है। इनमें से कौन पहनावे का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? मोडेस्टी का सिद्धांत, इमोडेस्टी, सेक्स का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत। तो इसमें जो सेक्स का सिद्धांत है ये पहनावे का कोई सिद्धांत नहीं है। सजावट सिद्धांत के अंतर्गत हम पाते हैं कि अपने आप सजने संवारने के चलते वस्तु को धारण किया जाता है। अपने आप को सजाने के अतिरिक्त दूसरों को दिखाने की इच्छा, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑर्नामेंट है वो उसके अंतर्गत यही आंसर सही होता है। क्या? कि अपने आप को सजाने संवारने के चलते वस्तु को धारण किया जाता है, तो और दूसरे को दिखाने के लिए भी वस्तु को धारण करते हैं। मनुष्य ने कपड़े पहनना तब शुरू किया जब अपने शरीर को आकर्षक बनाने की इच्छा हुई। खासकर विपरीत सेक्स को आकर्षित करने के लिए कपड़े पहने गए। यह उक्ति किसकी है? देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये अस्कॉलर की है। अगर थ्योरी
टेक्सटाइल की थ्योरी, क्लोथिंग की थ्योरी से अगर प्रश्न आया तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि मनुष्य ने कपड़े पहनना तब शुरू किया जब शरीर को आकर्षित बनाने की इच्छा हुआ, खासकर विपरीत सेक्स को आकर्षित करने के लिए कपड़े पहने गए। यह उक्ति किसकी है? अ स्कॉलर की है। तो आज इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। और आप बताएं कि मैंने आज जिस तरह से पढ़ाया है, अगर इस तरह पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं साथ में क्वेश्चन आंसर भी कराती चलूँगी, और जो मुझे लगता है, जो मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं इसी तरह से आपको बताती हुई चलूँ। कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा टीचिंग ऑफ स्टाइल आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कि उसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत से पढ़ाया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।